आप पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का आज है 5वां वीडियो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हिंदी में कहेंगे वैद्युत सेल तथा आंतरिक प्रतिरोध। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कल देखा था कि रेसिस्टर का आपको बताया था कार्बन कोड के बारे में, जो आप इससे पिछली वीडियो थी कार्बन कोड कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम रेसिस्टर को जोड़ते हैं। जोड़ने का मैंने दो तरीका आपको बताया था, इस सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और उसका डेरिवेशन आपको कराया है। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको सीखेंगे। उसके बाद किरचॉफ का नियम है, फिर वेट स्टोन सेतु बताएंगे, फिर विभव मापी बताएंगे, तब जाके चैप्टर आगे समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग आप सब लगाएंगे इलेक्ट्रिक सेल। हेडिंग आप लोग लगा दो वैद्युत सेल। हिंदी में कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। देखिए इलेक्ट्रिक सेल कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है, एक क्या है, एक सिस्टम है, एक डिवाइस है, एक यंत्र है, हम कह सकते हो, या एक ऐसी युक्ति है। अच्छा उससे भी पहले आप ये बताओ कि अगर कोई सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल होते हैं, और सेल का यूज हम क्यों करते हैं, बिजली के उत्पादन में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत सेल एक युक्ति है, एक डिवाइस है, एक सिस्टम है, जिसके द्वारा हम केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा मतलब क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, चीजों को ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कोई एक सेल है, सेल है। अब इसके अंदर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत आपूर्ति है। क्या है इसके अंदर, एक बीकर लिया, बीकर हमने क्या किया, वैद्युत आपूर्ति और दो रॉड लगा दी यहाँ पे, दो रॉड लगा दिए। ये रॉड क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं। अब आप इनको बैटरी से मान लो जोड़ दो, ठीक। तो सेल क्या होती है, सेल को हम इस तरीके से समझेंगे, एक युक्ति है जो कि कहां से कहां कन्वर्ट करती है, समझेंगे बात। सेल के भीतर क्या होता है, केमिकल होता है, तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा बदलती है आपकी वैद्युत ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा में तो कैसे हम समझेंगे क्या, कि सेल एक युक्ति है, वैद्युत सेल एक युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रही है, वैद्युत ऊर्जा है। डेफिनेशन समझ में आई आपको। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि आपका जो वैद्युत सेल है वो एक युक्ति है और वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। अब इसको एक प्रॉपर वे में हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो एग्जाम में आपके लिए प्रॉपर नहीं होगी। चलिए एक सीक्वेंस में डेफिनेशन लिखें इसका, आप लोग भी साथ साथ लिखेंगे। लिखिए, सब लोग लिखेंगे डेफिनेशन। वैद्युत सेल एक युक्ति है, एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक
ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। एक युक्ति है जो कि परिवर्तित करने का कार्य करती है। इसमें आगे लिख सकते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो रॉड होते हैं, विभिन्न धातुओं की रॉड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो उसमें से इलेक्ट्रोड में कैथोड होता है, कैनोड होता है। तो देखते हैं आप कैसे हम इसको लिखते हैं। आप देखिए इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं, दो छड़ें होती हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, यहां से देखिए डेफिनेशन आपका निकल के आ गया। मैंने क्या बताया कि वैद्युत सेल एक युक्ति है जो जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और इसमें विभिन्न प्रकार की छड़ें होती हैं, रॉड होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे लिखिए, ये छड़ें या ये इलेक्ट्रॉन्स एक द्रव में डूबी रहती हैं, एक द्रव में डूबी रहती है, जिससे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, जिसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, जिसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, जो लिक्विड होती है। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, एक बीकर था, बीकर के अंदर लिक्विड भरा था, लिक्विड के अंदर दो रॉड थे, रॉड को मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोड कहा, और जो लिक्विड है, जो द्रव है, उसको क्या नाम देते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे वैद्युत अपघट्ट पूछा जाए क्या, तो जितने भी अम्ल, क्षार, लवण होते हैं वो सारे के सारे वैद्युत अपघट्ट होते हैं। तो इसको भी अगर आप ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जितने भी अम्ल, क्षार, जितने भी अम्ल क्षार होंगे, अम्ल, क्षार व लवण होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्ट। All the acids, base and salts are known as electrolytes. इनको electrolytes भी कहते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अगला हेडिंग हम लोग डालते हैं। आपकी अगली हेडिंग है ईएमएफ के बारे में, हम लोग देखेंगे वैद्युत वाहक बल के बारे में। तो अगली हेडिंग आपको पता लीजिए, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव
मोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम और कैसे समझेंगे इस चीज को। देखिए यहाँ पे, देखिए ईएमएफ का मतलब क्या है। किसी भी सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है? वैद्युत वाहक बल हम कहते हैं कि किसी एकांक आवेश को आप वैद्युत परिपथ में गमन कराने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। मैंने क्या बताया कि जब किसी एकांक आवेश को, किसी यूनिट चार्ज को किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, सच वर्क डन, ऐसे कार्य को हम सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पर एक परिपथ है, एक कोई परिपथ है आपका, सेल का वैद्युत वाहक बल हमेशा सेल के भीतर होता है और नेगेटिव डायरेक्शन में होता है वैद्युत फील्ड के। अभी लिखा है सारी चीजों को। यहाँ से आपका करंट निकलना शुरू हुआ। तो मैंने क्या बताया सेल का वैद्युत वाहक बल कि अगर वैद्युत परिपथ में एक कूलम आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करे, वही क्या है? सेल का वैद्युत वाहक बल। और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल। तो एक परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे, एकांक आवेश, डेफिनेशन लिखें, सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे। इसके सब सारी की सारी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, सबका सब आया होगा, पेपर पलटेंगे तो सब मिलेगा। तो लिखेंगे एकांक आवेश, अच्छे से लिखेंगे डेफिनेशन, साथ साथ आप लोग लिखिए एकांक आवेश को पूरे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में सेल सहित, परिपथ का मतलब पूरा सेल सहित हम ले रहे हैं, परिपथ में ब्रैकेट लिखो सेल सहित, सेल सहित प्रवाहित, सेल सहित प्रवाहित करने में, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ इसी को कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि किसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या कहलाता है? जो ऊर्जा दी जाती है कार्य करने के लिए, मतलब या प्रवाहित करने के लिए जो आप ऊर्जा देते हो, उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका कितनी बात समझ में आ गई है? तो यहां पे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखें, यदि स्मॉल क्यू आवेश को, मैंने मान लिया कि कोई स्मॉल क्यू आवेश है और उसको प्रवाहित करने के लिए W ऊर्जा दी जा रही है। ठीक है, कितना कार्य किया जा रहा है? W कार्य किया जा रहा है, W ऊर्जा दी जा रही है। यदि स्मॉल क्यू आवेश को
प्रवाहित करने के लिए W कार्य करना पड़ता है। W कार्य लिखे, W ऊर्जा प्रदान की जाती है, W ऊर्जा प्रदान की जाती है तब आपका EMF को देखिए हम E से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है, E। तो E बराबर कितना आ जाएगा, कार्य कितना कर रहा है W, और Q क्या है आपका आवेश है। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें कितना मिल रहा है यूनिट, देखिए E बराबर कितना होता है W/Q। W क्या है कि यदि Q आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, क्या बताया मैंने, EMF क्या होती है कि Q आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है W, वही मेरा क्या होता है सेल का वैद्युत वाहक बल होता है। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, W का यूनिट कितना होता है, W का मात्रक जूल, Q क्या है आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम। तो यहां से इसका मात्रक कितना हो गया, यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं तो यूनिट लिखेंगे जूल प्रति कूलॉम, जूल पर कूलॉम, तथा वोल्ट होता है, देखिए आप इसका मात्रक जैसे लग रहा होगा आपको, मैंने पढ़ाया था वैद्युत विभव, तो विभव जैसा ही लग रहा है, लेकिन हम इसको सेल के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेल सहित बात हो रही है कि किसी एकांक आवेश को अगर आपको परिपथ में सर्किट में प्रवाहित करना है, फ्लो करवाना है, तो उसको जो ऊर्जा दी जाती है, मतलब किसी एकांक आवेश के लिए, तो E कहलाता है सेल का, और E बराबर W/Q होता है। W का मात्रक जूल होता है, Q का कूलॉम होता है, इसलिए इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल प्रति कूलॉम तथा वोल्ट हो जाती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, फिर आगे बात हम बता रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर में कभी कभी आपसे 1 वोल्ट की परिभाषा पूछी जाती है, तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए 1 वोल्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की परिभाषा। देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा, तो ध्यान से समझेंगे। अभी भी हमें फॉर्मूला क्या जाना है, E बराबर W/Q, E बराबर W/Q। मैंने डेफिनेशन से देखा तो आपका E जो कि वैद्युत वाहक बल है, EMF है, EMF मेरा कब 1 वोल्ट होगा, जब 1 कूलॉम आवेश को, ध्यान से समझिएगा, जब 1 कूलॉम आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने के लिए यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उस अवस्था में जो हमारा EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, दैट विल बी 1 वोल्ट। फिर से समझिए, मैंने क्या कहा, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट बहुत बार पूछा गया, तो कैसे डिफाइन करते हैं, यदि 1 कूलॉम आवेश को, देखिए इसी फॉर्मूले से हम करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, यहीं से 1 वोल्ट की परिभाषा आपकी निकलेगी। तो डेफिनेशन कहता है कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलॉम आवेश को, 1 कूलॉम आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए
जो ऊर्जा दी जाती है अगर वो 1 जूल हो तो उस अवस्था में जो हमारा ईएमएफ होगा, वैद्युत वाहक बल होगा, दैट विल बी 1 वोल्ट। तो लिखते हैं परिभाषा, आप लोग की डेफिनेशन लिखिए। यदि 1 कूलम आवेश, यदि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब सेल का वैद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, तब सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट के बराबर होता है। डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम। 1 जूल प्रति 1 कूलम होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे नोट, देखिए एक चीज जानिएगा, जो वैद्युत वाहक बल होता है E, वैद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो हमेशा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होती है। तो इस चीज को नोट में आप लिख दें, नोट में बात लिख लीजिए, नोट आप लोग नोट लगा लेंगे, लिखेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल E सेल के सेल के भीतर, सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, की तरफ होता है। तो एक चीज जानेंगे, जो सेल का वैद्युत वाहक बल E है उस सेल के भीतर कहां से काम होगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। ओके, चलिए टीम डाल दीजिए, टर्मिनल विभवांतर
हेडिंग आप लोग लगाएंगे टर्मिनल विभवांतर। लिखिए टर्मिनल विभवांतर। इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, समझते हैं इस बात को कैसे करते हैं, इसको जानेंगे। लेकिन माना कि हमें मान के चलेंगे किसी परिपथ में सेल से जुड़ी जो वैद्युत वाहक बल है उसको मैं मान लेता हूं E, ठीक है। और क्यों आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, जो कार्य किया जाता है, वो आपका W है। मैंने क्या कहा, किसी परिपथ में सेल का जो EMF है वो कैपिटल E है, और क्यों आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, जो ऊर्जा दी गई वो W है। लिखते हैं, लिखेंगे इसको राइट डाउन करिए आप लोग। देखिए, माना किसी सेल का वैद्युत बल E है, और क्यों आवेश को प्रवाहित करने के लिए कैपिटल W ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है। तब आपका E बराबर किसके हो जाएगा, बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू W अपॉन क्यों। E इज इक्वल कितना हो गया, W अपॉन क्यों। तो इसका मतलब क्या होगा, परिपथ के सभी भागों में प्रवाहित आवेश क्यों ही होगा। तब इसका मतलब है कि अगर हम E वैद्युत आपका क्या है, वैद्युत वाहक बल है, और क्यों आवेश अगर हम सर्किट में प्रवाहित कर रहे हैं, इसका मतलब है पूरे परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, क्यों होगी। इसका मतलब है कि परिपथ में अगर क्यों हम प्रवाहित कर रहे हैं तो परिपथ के प्रत्येक जगह जो धारा प्रवाहित होगी, जो आवेश प्रवाहित होगा क्या होगा, स्मॉल क्यू ही होगा। परिपथ के सभी भागों में प्रवाहित आवेश क्यू ही होगा। परिपथ में सभी भागों में, ऐसा लिखिए, परिपथ के सभी भागों में आवेश स्मॉल क्यों ही होगा, क्यों ही होगा। अब देखिए यहां पे, यदि परिपथ के भिन्न भिन्न भागों में
परिपथ के भिन्न भिन्न यदि परिपथ के भिन्न भिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं व्यय होने वाली ऊर्जाएं कौन कौन सी हैं? W1, W2, W3 डॉट 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 हों। हमने मान लिया कि परिपथ में एक ही आवेश प्रवाहित कर रहा है, यानी Q है, और परिपथ में भिन्न भिन्न भागों में जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसको मैंने मान लिया W1, W2, W3 ऐसे डॉट डॉट मान लिया। तब तो इनका योग सदैव कैपिटल W ही होगा, कैपिटल W ही होगा। आप लोग लिखते रहे इसको, कैपिटल W ही होगा। अतः E इज इक्वल कितना होता है? E इज इक्वल मैंने बताया था आपको अभी ऊपर W अपॉन Q है, और मैंने क्या कहा कि W इन सभी ऊर्जा व्ययों का क्या है? योगफल होगा। तो यहां से हम लिख क्या सकते हैं कि W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट 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 अपॉन Q। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, कैसे लिखो? W अपॉन Q किसके बराबर होता है? V के, तो V1 आ जाएगा। W2 अपॉन Q V2, W3 अपॉन Q V3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो सेल का वैद्युत वाहक बल E है वो V1 V2 V3 डॉट 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 के योगफल के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहां से क्या हम लिखेंगे? पहले तो लिख लीजिए आप लोग। ये क्या है? वैद्युत परिपथ के टर्मिनल विभवांतर है, सभी टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है E। E क्या है? सॉरी V1 V2 आपके क्या है? टर्मिनल विभवांतर है। तो आप लिखेंगे, अगर इसको हम एक डेफिनेशन के रूप में बांधना चाहें तो कैसे लिखते हैं इस बात को? तो देखिए, नमो को यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। अगर सिर्फ आपसे विभव का अगर आपसे सिर्फ टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा पूछी है तो इतना याद रखिएगा कि जो वैद्युत सेल होता है वो परिपथ के भिन्न भिन्न जो ऊर्जा व्यय होती है, या कह सकते हो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, सबका योगफल क्या होता है? जितने भी V1 V2 V3 सबको आप जोड़ोगे तो E1 E के बराबर होता है। इस चीज को आप थोड़ा रिमेम्बर करते रहिएगा, मेमोराइज करते रहेंगे। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिखेंगे किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, इसे परिपथ के दो बिंदुओं किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश
एकांक आवेश को प्रवाहित करने में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखिए आपका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको? डेफिनेशन ये आपका डेरिवेशन था, डेफिनेशन लास्ट में मैंने बता दिया। आपकी परिभाषा कहती है कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब इसका प्रॉपर वे में पूरी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, और आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल बार आया होगा ये चीज। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक बार थोड़ी कंप्लीट होने दीजिए, प्रॉपर वे में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यहां से न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका प्रॉपर वे में, फिर आज के लिए टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए हेडिंग है, हेडिंग आप लोग लगा लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को बार बार आप रिवर्स करके देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेडिंग लगा लें आप लोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियोस में, आपने देखा होगा कि ओम की नियम के बारे में बताया है। ओम का नियम क्या था? V बराबर I R। R क्या है? नियतांक है,
कहते क्या है, परिपथ का प्रतिरोध कहते थे। अब आपसे आर पूछा जाए, देखिए दो तरीके का प्रतिरोध है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, स्मॉल आर, और इस सेल के अंदर होगा, इसे दिखा रहे हैं, पहले बाह्य प्रतिरोध को समझिए, ये आर को हम कंसीडर कर सकते हैं बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध क्या कहेंगे, बाह्य प्रतिरोध। थोड़ा समझिए, बाह्य प्रतिरोध हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्किट में लग रहा है, ये तार में लग रहा है। जैसे एक हम आपके सामने एक वैद्युत परिपथ बना रहे हैं, तो चीजें और क्लियर होंगी यहाँ से। देखिए यहाँ पे ये कोई सर्किट है, मान लो एक वैद्युत परिपथ बना है, उसके बाद क्लियरिटी आएगी चीजों में। ये देखिए कोई परिपथ है, परिपथ की की है, कुंजी है, ये बाह्य प्रतिरोध हमने यहां पे लिखा दिया, यहाँ पे अमीटर, एक सर्किट है, इसको ड्रॉ करते हैं, और इनके बीच में एक हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। देखिए पॉजिटिव प्लेट से धारा निकलेगी, पॉजिटिव प्लेट से धारा निकलेगी और नेगेटिव प्लेट को जाएगी। ओके, ये जो आप देख रहे हो इस चीज को, ये पूरा सेल है, ये आपका क्या है, सेल है। सेल में ए वाला भाग क्या है, स्मॉल आर में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, दो घटनाएं होती हैं जिसके कारण आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसको सीखेंगे पहले। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं किसी वैद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। देखो ऐसे लिखेंगे, सेल के बाहर, सेल के बाहर, सेल के बाहर मतलब ये अगर मेरा सेल है, इसके बाहर जो धारा की दिशा है आई का, कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। लेकिन एक चीज देखा गया कि सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है कि जो धारा की दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, उल्टा होता है। मैंने क्या बताया कि जो सेल होता है, सेल के बाहर डायरेक्शन ऑफ जो करंट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, लेकिन सेल के अंदर मैं बात करूं, अंदर बोले तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो ऐसा होने से घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है तो ऊष्मा आती है, ऊष्मा होता है, ऊष्मा का व्यय होता है। इसी कारण तो जो प्रतिरोधित कर रही है धारा को, भाई आप ये बताओ, अगर कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है और तो उसी के साथ साथ कोई नेगेटिव से पॉजिटिव चलने लगे, तो कहीं ना कहीं धारा को प्रवाहित करने में रुकावट आएगी कि नहीं आएगी, और धारा के बीच में जो रुकावट आती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। और यह प्रतिरोध अंदर लग रहा है, सेल के अंदर लग रहा है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध कर रहे हैं। समझिए बात को, मैंने क्या कहा, धारा बह रही है, धारा को बहने में जो रुकावट आती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। सर्किट के बाहर लग रहा है तो बाह्य प्रतिरोध, और सर्किट के अंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि विपरीत दिशा में आपकी धाराएं प्रवाहित होती है। अगर आप सेल के अंदर देखोगे, within the cell the direction of the current is from the negative plate to the positive plate. This direction of the current opposes the direction of the actual current that flows from the positive to negative terminal.
मेरा कहने का मतलब है जो सर्किट में आपकी धारा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ जो बह रही है उसको प्रतिरोधित करने के लिए सेल के अंदर लग रहा है। जब रुकावट आएगी तो प्रतिरोध कहेंगे और अंदर लग रहा है तो आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आंतरिक प्रतिरोध क्यों जनरेट होता है? क्योंकि सेल के भीतर जो डायरेक्शन ऑफ द करंट होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है और सेल के बाहर जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और अंदर क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो रुकावट आती है, रुकावट आई, प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोध अंदर हुआ, आंतरिक प्रतिरोध कहलाया। चीजें समझ में आ गई? चीजें समझ में आ गई तो तुरंत आप लाइक करिए, तुरंत आप लाइक करेंगे यहाँ पर। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया भाई तुरंत लाइक कर दो। ओके, अब एक डेफिनेशन अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? एक प्रॉपर वे में अगर हम अच्छे से इसकी परिभाषा देना चाहें तो कैसे, क्योंकि पेपर में आता है चीज। ये डायग्राम आप बना लो भाई, डायग्राम बिल्कुल ख्याल से बनाएंगे तो हमें परिभाषा लिखते हैं कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच परिभाषा लिखते हैं। सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर सेल के भीतर सेल के भीतर वैद्युत धारा, सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह, वैद्युत धारा के प्रवाह, वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा, प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को, घोल का मतलब वही सेल है, उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कुछ कारक बताएंगे जिन पर हमारा आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। इसको लिखिए। चलो कुछ कारक बताते हैं जिस पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, उसको पॉइंट बना के हम लोग लिख लेंगे। चलिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग लगा लीजिए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है।
निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। अब वो कारक कौन कौन से हैं इनको हम लिख लेते हैं। एक बार आप ऐसे हेडिंग लगा लीजिए। एग्जाम में चीज पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कई बार पूछा गया है। तो कुछ कारक हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। पहला कारक लिखेंगे दो तीन कारक लिख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला आप लिखोगे, लिखिए यह सेल की दोनों प्लेटों या सेल की दोनों प्लेटों या सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? पहला लिखा है कि यह सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट लिखिए, ये सब पूछे जाते हैं पेपर में, सब लिखेंगे। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट, हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल तीन पॉइंट लिखा दे रहे हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, एक पॉइंट और आप देखो, क्योंकि पेपर में पूछा गया था 3 मार्क्स में, 3 नंबर में चीज पूछा गया था, डेफिनेशन पूछी गई थी, पूछा गया था कि कारकों पर निर्भर करता है। 3 मार्क्स में चीज पूछा गया था। एक पॉइंट और आप लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, वैद्युत अपघट्य की लिखिए, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, बढ़ाने पर बढ़ता है। ओके, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस बार। ओके, तो देखिए आज की वीडियो हम यहीं पे रख रहे हैं। कल हम मिलेंगे, कल की वीडियो में कल हम चर्चा करेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में और इनका एक संबंध होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच में। ठीक है, जितनी भी चीज यहाँ पे पढ़ाई जा रही है सबको पहले आपको डेटा नोट्स में आप अच्छे से लिख लो। ठीक, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, इसका भी आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोग डाउनलोड नहीं, आप इसको अच्छे से जब भी आपको समय मिले आप देखिए। और आने वाले टाइम में हम लोग लाइव सेशन भी लेंगे जल्द ही, आपकी विद इन 1 मंथ आपका हम लाइव सेशन लेना शुरू कर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।